फ्रेंड्स, आज हमने जो कल टॉपिक छोड़ा था उसी के आगे हम इसको पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। मैंने आपसे कहा था कि सामाजिक ज्ञान एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन के समस्त पक्षों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सारे विषय सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सामाजिक ज्ञान एक पूरा विषय है जिसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। हमने कल बात की थी राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के पारस्परिक संबंधों की, और मैंने आपको कल बताया था कि दोनों विषयों के जो उद्देश्य है वो दोनों के उद्देश्य क्या है, मानव का कल्याण करने से संबंधित है। राज्य का उद्देश्य जो है वो मानव का कल्याण करना है। सरकार जो है वो राज्य को चलाती है। राज्य अपने आप में अमूर्त है, मूर्त उसको कौन बनाती है? सरकार बनाती है। तो राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने वाली कौन होती है? सरकार। सरकार का उद्देश्य क्या होता है, या सरकार का सत्ता हासिल करने का उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण करना। तो अर्थशास्त्र की अगर बात करें जो कि धन से संबंधित है या मानव जीवन के आर्थिक पक्ष से संबंधित है, उसका उद्देश्य क्या होता है? मानव जीवन का कल्याण करना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न है, मतलब गरीब है, तो उसका जीवन किस प्रकार से होगा, उसकी दैनिक जरूरतें जो होंगी वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी, तो वो सुखी नहीं हो सकता और सभ्य मानव जो है वो नहीं बन सकता, ना वो दूसरे की मदद कर सकता है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। और राजनीति शास्त्र जो है वो क्या करता है? अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र को प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से प्रभावित होता है और राजनीति शास्त्र भी अर्थशास्त्र से प्रभावित होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। अध्ययन सामग्री के संबंध में दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, दोनों में पारस्परिक संबंध है। मैंने आपसे कहा था कल, जब मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया है। सबसे पहली बात कि जो राजनीति होती है, या जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? धन की जरूरत होती है। बिना धन के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। बिना धन के व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। बिना धन के व्यक्ति अपने जीवन को सभ्य और आरामदायक नहीं बना सकता है। तो धन की आवश्यकता जो है वो कहीं ना कहीं मानव को पड़ती है और उसी से वो अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर पाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भूखे और गरीब व्यक्ति के लिए वोट देने के अधिकार का कोई भी महत्व नहीं है। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि दल बदल की राजनीति हमको देखने को मिलती है। कई बार हमने देखा कि जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि संसद में प्रश्न पूछने के बदले में 35-35 हजार रुपए की रिश्वत दी गई। पिछली जो यूपीए सरकार थी उस काल में जब वामपंथियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था परमाणु मुद्दे पर, भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, तो उस मुद्दे पर वामपंथियों ने जब समर्थन वापस ले लिया और सरकार यूपीए की अल्पमत में आ गई, तो 25-25 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर सांसदों से विश्वास का मत जो था वो खरीदा गया था। नीलम संजीव रेड्डी जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति चुनाव में हजारों करोड़ों लाखों रुपए खर्च करने के बाद में कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, ईमानदार नहीं रह पाएगा। चुनाव जीतने के बाद में वो उस पैसे को गरीब जनता से ही वसूल करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के समय, जैसे विधानसभा के जब चुनाव होंगे और कोई विधायक बनेगा तो एक निश्चित राशि जो होगी उसे अपने विधानसभा क्षेत्र पर और उसके विकास के लिए खर्च करने के लिए दी जाएगी। सांसद कोष अलग होगा, विधायक कोष अलग होगा, है ना, आपदा कोष जो है वो अलग बनाया गया है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र जो है वो परस्पर संबंधित है। कल हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया है। आज हम पढ़ रहे हैं कि राजनीति शास्त्र ने अर्थशास्त्र को क्या दिया है, क्या देन है उसकी। तो इसमें बिंदुवार हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर निर्भर करती है। इसका सीधा सा मतलब किससे लिया जाता है कि हमारे देश की जो सरकार है उस सरकार के आय के जो साधन है और बजट हमारा घाटे का है, किस तरह का बजट है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था का निर्धारण होता है। या फिर सरकार की जो विदेश नीति होती है उस विदेश नीति से हम क्या करते हैं, पड़ोसी देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों का संचालन करते हैं। व्यापार के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यापार के माध्यम से हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं।
है ना, भुगतान संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं, है ना। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि वैश्विक व्यापार में अपनी साझेदारी को बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो अति उत्पादन की समस्या है उसका हम समाधान करते हैं, लेकिन इसका समाधान कौन करती है? राजनीति करती है या सरकार करती है इसका समाधान। इट मीन्स अर्थव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर निर्भर रहती है या उससे निर्धारित होती है। दूसरी बात कि अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों पर निर्भर करती है, मतलब शासन करने की जो नीतियां होती है उससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अगर भुगतान संतुलन की स्थिति नहीं है, हमारे आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हमारे पास में विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं है तो उसका असर भी हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारतीय रुपये की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी है, डॉलर के मुकाबले कितनी है, पौंड के मुकाबले कितनी है, इसका भी प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? शासन करने की नीतियों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे पिछले एक दशक से ज्यादा समय से हम ये देख रहे हैं, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की या तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है या फिर चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। तो अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? शासन करने की नीतियों के ऊपर निर्भर करती है। इसके अलावा युद्ध, आपातकाल या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट का अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ता है। युद्ध का निर्णय, संधि का निर्णय, व्यापार करने का निर्णय, सांस्कृतिक आर्थिक संबंध किन देशों से स्थापित किए जाएंगे, राजकीय संबंध किन देशों से किए जाएंगे, किन देशों में हमारे राजदूत नियुक्त किए जाएंगे, ये सब कौन निर्धारित करती है? हमारी सरकार निर्धारित करती है। तो जब सरकार युद्ध का निर्णय लेती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसे वर्तमान में आप देखिए कि सरकार ने कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जो नीति अपनाई, उस नीति का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर देखने को मिलता है। पहले हमने राष्ट्रीय मतलब एक वैश्विक संकट था, राष्ट्रीय संकट नहीं कहना चाहिए हमको, एक वैश्विक संकट था जिसका प्रभाव भारत के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो सरकार ने निश्चित किया कि ये जो महामारी है जिसकी वैक्सीन आज तक उपलब्ध नहीं है, उससे अगर निपटना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो सरकार ने लॉकडाउन किया जिससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? बहुत नीचे चली गई। लेकिन अब हमने देखा कि अब अगर इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, हम पिछड़ जाएंगे। तो सरकार ने अनलॉक का डिसीजन ले लिया। तो अनलॉक से अर्थव्यवस्था तो वापस पटरी पर आने लगी है, पर्यटन जगत दोबारा से पटरी पर आने लगा है, दूसरी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होने लगी है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो संकट है, कोरोना जो महामारी, वैश्विक महामारी है, उससे हमारे यहाँ पर जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर हमारे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगी है। लेकिन ये सब चीजें निर्धारित करने वाली कौन है? सरकार। पहले सरकार ने क्या किया? थोड़े समय तक अर्थव्यवस्था को नीचे आने दिया। अब देखा उन्होंने कि अब वो इस तरह आ गया कि इससे अर्थव्यवस्था नीचे नहीं जानी चाहिए, तो उन्होंने अनलॉक का निर्णय ले लिया। तो इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय, या फिर अपन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संकट की बात करें, आप अगर आज कहें कि अमेरिका और चीन के बीच में युद्ध हो जाए, या अमेरिका और ईरान के बीच में, या अमेरिका और इराक के बीच में युद्ध हो जाए, तो उसका असर जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो युद्ध, आपातकाल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट भी क्या करते हैं? किसको प्रभावित करते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर किस पर देखने को मिला? भारत के ऊपर भी देखने को मिला है हमें। तो उस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार को ही कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी और उस आर्थिक संकट का हमें सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अगला बिंदु है बजट का निर्धारण। अब अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विषय आता है बजट का अध्ययन हम किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। लेकिन बजट को बनाने वाली कौन होती है? भारत सरकार है और राज्यों में राज्य सरकार होती है। तो ये बजट जो होता है वो सरकार ही बनाती है और बजट के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से वो देश के विकास को आगे बढ़ाती है। तो राजनीति अर्थशास्त्र को क्या देती है उसका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, और कल और आज के अध्ययन के बाद में एक ही निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति अर्थशास्त्र को और अर्थशास्त्र राजनीति को प्रभावित करता है।
जहां तक भारतीय राज व्यवस्था का प्रश्न उठता है, तो भारतीय राज व्यवस्था जिसमें हम अपने देश के संविधान का अध्ययन करते हैं, हमारे राजनीतिक दलों का, दबाव समूहों का अध्ययन करते हैं, शासन की प्रणालियों का अध्ययन करते हैं, उनका संबंध भी कहीं ना कहीं हमें अर्थशास्त्र से देखने को जरूर मिलता है। तो कल जब हम अगला अध्याय शुरू करेंगे तो उसमें हम दूसरे विषयों के साथ में राजनीति शास्त्र का क्या संबंध रहा है उसका अध्ययन करेंगे।